नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम इंग्लिश ग्रामर में एक नया टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसे हिंदी में इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। और आज हम हालांकि हमने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। आप चाहें तो उस वीडियो के जरिए इस चैप्टर से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर को दोबारा बनाने का हमारा जो मेन एम है वो ये है कि हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें ट्रांसलेशन करने में दिक्कत आती है। बहुत सारे एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जहां ऑप्टेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जहां पे उन्हें ट्रांसलेशन करवाया जाता है। तो ऑप्टेटिव से रिलेटेड सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे उसके बारे में आज के इस वीडियो के द्वारा हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? परिभाषा। ये तो आप सभी को पता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन हिंदी के अनुसार देखते हैं, अकॉर्डिंग टू हिंदी। देखिए, ऐसे वाक्य जो अचानक मन और विचारों में उत्पन्न होते हैं। कौन से वाक्य? जो अचानक हमारे मन और विचार में आते हैं। हम आराम से कामली बैठे हुए हैं, ठीक है, और उसी दरमियान अचानक सडनली आपके माइंड में कोई ओपिनियन आता है, कोई थॉट्स आती है जो कि सडनली आती है। अब वो ओपिनियन किस बारे में होगी या किस बारे में हो सकती है? तो देखिए, जैसे किसी के लिए कामना करना, है ना, जैसे किसी को अभिशाप देना या श्राप देना, जैसे किसी के लिए दुआ करना या किसी को शुभकामनाएं देना या किसी को बधाई देना या किसी को आशीर्वाद देना या अपनी इच्छा जाहिर करना या किसी के लिए प्रार्थना करना। अगर इनमें से कोई भी प्रकार की फीलिंग्स, कोई भी आपके मन में विचार अचानक पैदा होते हैं तो उन्हें हम हिंदी में इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी पहचान कैसे करेंगे हम? इनकी पहचान के लिए क्या होता है ना कि इनके जब भी ये सेंटेंस दिए होते हैं तो इनके पीछे एक क्या होता है, सिंबल आता है जिसको हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? विस्मयादि बोधक चिन्ह, या आप कह सकते हैं इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क। वो सेंटेंस के पीछे आता है, ठीक है, और उनमें ये भाव आते हैं। हालांकि इसकी कोई विशेष पहचान नहीं है, एग्जैक्ट इसका लॉजिकल डेफिनेशन इसकी नहीं है, लेकिन हम इसको थीम के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमारे मन में अचानक इस प्रकार से जुड़े कोई विचार आते हैं तो वो सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव से रिलेटेड होगा। चलो, ये तो होगी इसकी हिंदी डेफिनेशन। आप एग्जांपल देखिए, जैसे भगवान उसको लंबी उम्र दे, ठीक है, या किसी के बारे में बुरा सोचना हो, बुरी कामना करनी हो, भाड़ में जाओ तुम लोग, भाड़ में जाइए आप। मालिक उसको लंबी उम्र दे, मालिक उसको खुशियां दे, उसकी जिंदगी को बख्शीश करे। अगर किसी को बधाइयां या किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो, आपके मन में किसी के बारे में ऐसे विचार पैदा होते हैं तो इन्हें हम हिंदी में इच्छावाचक कहेंगे और इंग्लिश में इन्हें ऑप्टेटिव कहा जाएगा। आई होप यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन इंग्लिश के अनुसार कि आखिर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो इंग्लिश में इसको अपोजिट कर देते हैं। इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हो, सडनली आपके माइंड में कोई फीलिंग और इमोशन आता है और वो सडनली एक्सप्रेस करता है, जैसे विश, किसी के बारे में विश करना या किसी को विश करना या किसी को कर्स करना। कर्स का मतलब होता है अभिशाप देना, कॉन्ग्रेचुलेट करना किसी को, या किसी के लिए प्रे करना या किसी को ब्लेसिंग करना। कीन, कीन का मीन्स होता है किसी के प्रति रुचि रखना। टू कंसोल, किसी को सांत्वना देना। टू मोटिव, किसी को मतलब इंस्पायर करना या प्रेरित करना। अगर ऐसे विचार, ऐसी फीलिंग्स और इमोशन आपके माइंड में सडनली एक्सप्रेस होती हो या प्रोड्यूस होती हो तो इससे रिलेटेड कोई सेंटेंस होगा, उसे हम इंग्लिश में ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चंस? ओके। अच्छा, लास्ट में क्या होगा? अगर ऐसी फीलिंग्स किसी सेंटेंस में आती है और उसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क दिया होता है, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया होता है,
तो समझ जाइएगा वो सेंटेंस आपका 100% ऑप्टेटिव होगा। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। ठीक है, ये आपके सामने दो सेंटेंस हो गए। हमने पहले सेंटेंस में मे का प्रयोग किया है, दूसरे में हमने विश का प्रयोग किया है, और हमने इन दोनों को यहां पे हाईलाइट भी किया है। इसका रीजन क्या है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, डिटेल्स समझाऊंगा। बस अभी आपको ये देखना है कि हमने जो सेंटेंस आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं वो सेंटेंस या ऑप्टेटिव फीलिंग्स को एक्सपोज कर रहे हैं। ठीक है, भगवान आपका भला करे, भगवान आपको आशीर्वाद दे। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ, किसी के शादीशुदा जीवन के लिए उसको शुभकामनाएं देना, उसको बधाइयां देना, उसके लिए हमने सेंटेंस यूज किए। लेकिन इनका जो मेन जो इसका भावार्थ आ रहा है, जो फाइनल ट्रांसलेशन आ रहा है, वो एक्सक्लेमेशन से रिलेटेड है और इंटरजेक्शन से रिलेटेड है, इसीलिए हम इसे इंग्लिश में ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे रिकॉग्नाइज के बारे में। रिकॉग्नाइज का मीन्स क्या होता है? पहचान। हिंदी में इसको बोलते हैं पहचान। तो सबसे पहले हम इसकी रिकॉग्नाइज हिंदी के अनुसार देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, वैसे तो इसकी कोई सटीक पहचान नहीं होती, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है। हमें केवल यहां सेंटेंस के भाव को समझना होता है, वाक्य की फीलिंग्स को समझना पड़ता है कि वाक्य की सेंट्रल थीम क्या है। फिर भी अगर किसी हिंदी वाक्य की शुरुआत में भगवान या भगवान करे शब्द आ जाए और पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह आ जाए, तो समझ जाइएगा वो सेंटेंस आपका इच्छावाचक होगा, यानी ऑप्टेटिव होगा। ठीक है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। इसकी कोई स्पेशल या स्पेसिफिक कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई स्पेशल या स्पेसिफिक इसकी कोई रिकॉग्नाइज नहीं है। केवल हमें इसकी सेंट्रल थीम को, इसके भाव को समझना है। और जनरली मैं आपकी 50% हेल्प कर सकता हूं कि 50% ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें प्रथम स्थान पर भगवान या भगवान करे ऐसा शब्द आ सकता है। जैसे भगवान आपको तरक्की दे, भगवान आपका भला करे, भगवान आपको खुश रखे, भगवान करे कि आप नर्क में जाओ, भगवान करे कि आपको बद्दुआ लगे। तो आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां भगवान या भगवान करे शब्द प्रथम स्थान पे आता है और अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो समझ जाइए वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन ये सारी चीजें केवल 50% एज ए कंडीशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, आगे देखिए, हमने यहां पे नोट भी दिया है, नोट को समझना है। परंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रथम स्थान पे भगवान या भगवान करे आए। देखिए, कभी आ भी सकता है, कभी नहीं, कभी नो कंडीशन अप्लाई हो सकती है, कभी नहीं भी आ सकता है। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ वाक्य के भाव को और उसके विचारों को समझना है। ऐसे वाक्यों में होता क्या है ना कि कभी भगवान स्वयं काम करता है, कभी कर्ता स्वयं काम करता है। दोनों कंडीशन हो सकती है। मान लीजिए अगर किसी सेंटेंस में भगवान खुद काम कर रहा है तो वहां पे गॉड का प्रयोग करेंगे, और कहीं भगवान खुद काम नहीं कर रहा है, उसकी बजाय कोई सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो वहां पे अपन गॉड का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए अगर सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में जैसे इच्छा, कामना, दया, करुणा, अभिशाप, दुआएं, प्रार्थनाएं, आशीर्वाद, शुभकामनाएं, इन सब चीजों के भावार्थ को समझना है और इनकी फीलिंग को समझ के आपको सेंटेंस को पहचानना है कि यहां वो चीज आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, रटा रटाया फॉर्मूला में यूज नहीं करना है। अगर भगवान या भगवान करे शब्द नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेंटेंस ऑप्टेटिव का नहीं हो सकता, वो हो सकता है। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी भी हिंदी के सेंटेंस में यह पहचान लिया कि जैसे उसमें इच्छा आ रही है कि नहीं आ रही है, हम किसी के लिए कामना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम किसी के बारे में दया दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, किसी पे करुणा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अभिशाप, दुआएं, ये सारी चीजें हमारे माइंड में सेट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर ये चीजें सेट होती है तो फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवान या भगवान करे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सेंटेंस 100% ऑप्टेटिव का होगा। अब एग्जाम्पल देखिए, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, भगवान करे आपका जीवन मंगलमय हो। ठीक है, अब देखिए, दूसरे वाक्य में भगवान शब्द नहीं आया है, फिर भी यह वाक्य ऑप्टेटिव का है, भगवान करे आपका जीवन मंगलमय हो। क्योंकि वाक्य में शुभकामनाएं दी जा रही है, इसीलिए हमें वाक्य में छिपे भावों को समझना है। देखिए, मैंने आपको क्या समझाया, भगवान आए कि ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ और सिर्फ उस सेंटेंस में जो हिडन जो फीलिंग्स या इमोशन दी गई है उसको अगर हम पहचान जाते हैं तो समझ जाइए कि आप ऑप्टेटिव को इजीली ट्रांसलेट कर लेंगे। चलिए इसको इंग्लिश के अनुसार देखते हैं, इसकी इंग्लिश की रिकॉग्नाइज क्या हो सकती है। इफ इन एनी इंग्लिश सेंटेंस these two words like may and wish
come at the first place with exclamation mark followed at the end of an English sentence is recognized optative sentence. देखिए, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस हो, अगर उसके फर्स्ट प्लेस पर मे या विश का प्रयोग हो, किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में पहले स्थान पर मे या विश का प्रयोग हो और सेंटेंस के पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ हो, तो वो 100% नो 1000% हम अक्लेम कर सकते हैं कि दैट द सेंटेंस विल बी रिकनेक्टेड टू द ऑप्टेटिव सेंटेंस. आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर. इज दैट क्लियर? आप एग्जांपल देखिए. मे यू लाइव लॉन्ग, विश यू हैप्पी जर्नी. Now you can look in both sentence we are using at the first place may and wish as a optative remarcations here. So I explained you now here, if you use wish and may at the first place of any English sentence with exclamation mark at the end of an English sentence, it will be 100% connected to the optative sentence. Is that clear? Okay, आगे देखिए. अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ मे एंड विश एज ए ऑप्टेटिव. इट्स मीन कि आप जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं तो वहां मे और विश का क्या मीन्स होगा, उसे हम यूज कैसे करेंगे. आई मीन टू से आप कहां पे मे का यूज करेंगे, आप कहां पे विश का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये भी तो इंपॉर्टेंट चीज है ना. क्योंकि आप ये खुद देख रहे हैं कि मैं किसी सेंटेंस में विश का प्रयोग कर रहा हूं, कहीं पे मैं मे का प्रयोग कर रहा हूं. आखिर आफ्टर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए. तो वो डिफरेंस हम यहां पे यूज करेंगे. देखिए, हमने यहां पे 3 कॉलम बनाए हैं. पहले कॉलम में यूज, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे. दूसरे कॉलम में हमने मे को सेट किया है और तीसरे कॉलम में हमने विश को सेट किया है कि कहां हम मे का प्रयोग करेंगे, कहां हम विश का प्रयोग करेंगे. अगर मे का यूज कर रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और विश को अगर यूज कर रहे हैं तो विश का स्ट्रक्चर क्या होगा. इसी तरह से अगर मे को यूज कर रहे हैं तो मे का एग्जाम्पल क्या होगा. इसी तरह से अगर हम विश को यूज कर रहे हैं तो विश का एग्जाम्पल क्या होगा. इसके बारे में यहां पे थोड़ा डीपली एक्नॉलेज गेन करेंगे. लेकिन इससे पहले हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट 3 रूल्स है, उसके बारे में आपको बताऊंगा. पहला रूल्स है ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बनेगा. सबसे बड़ी बात इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जब भी हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बनाएंगे वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल टेंस में ही बनेगा. आप उसे किसी अदर टेंस में बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें. इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, पहली चीज. दूसरी चीज, सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो, सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो तो भी हम मेन वर्ब में ऐसे इसका प्रयोग नहीं करेंगे. ये एक बड़ी चीज का ध्यान रखना है. ज्यादातर बच्चे गलती कर जाते हैं क्योंकि 90% स्टूडेंट को पता होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे ऐसे एस का प्रयोग करते हैं, वो भी पॉजिटिव सेंटेंस में यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में. लेकिन वो गलती हमें यहां नहीं करनी है. अगर यहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी आप एस या ईएस का यूज नहीं करोगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे. तीसरी चीज, ऑप्टेटिव सेंटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसे हमेशा पॉजिटिव फॉर्मेट में ही बनाना है. तो इन 3 चीजों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है ट्रांसलेशन के दौरान. चलिए अब हम पढ़ते हैं मे का यूज और विश का यूज, कि मे का यूज कहां करेंगे. अगर भगवान शब्द स्वयं सब्जेक्ट के तौर पर आए तो हम गॉड शब्द का प्रयोग मे के बाद करेंगे. ठीक है, मे हमेशा प्रथम स्थान पर आएगा. मे का यहां कोई वास्तविक अर्थ नहीं होगा. अगर कर्ता भगवान नहीं है तो हम सब्जेक्ट गॉड नहीं बनाएंगे. इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है. देखिए कि जब भी अपन मे का प्रयोग कर रहे हैं, हालांकि मे का कोई विशेष अर्थ नहीं होता, मे वैसे तो मॉडल होता है और हम इसको मॉडल के तौर पे प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां हम इसको मॉडल के तौर पे प्रयोग नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक्चुअल में यहां पे हम मे को एज ए सब्जेक्ट बनाकर, एज ए हेल्पिंग वर्ब बना करके हम इसको ऑप्टेट कर रहे हैं. जब भी किसी वर्ड को ऑप्टेट किया जाता है तो वो मॉडल से कनेक्टेड नहीं होता है. इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है. देखिए दोबारा देखिए, अगर किसी सेंटेंस में भगवान शब्द आ जाए और वो खुद सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है तो उस कंडीशन में मे का प्रयोग करेंगे, और मे हमेशा सब्जेक्ट यानी कि गॉड के पहले प्रयोग किया जाएगा. इस चीज का आपको ध्यान रखना है.
मे हमेशा पहले स्थान पे आएगा, गॉड हमेशा दूसरे स्थान पे आएगा। लेकिन मे का प्रयोग हम किस कंडीशन में करेंगे? जब भगवान या भगवान से जुड़ा कोई शब्द आ जाए और वो कर्ता के तौर पे काम कर रहा हो तो मे का प्रयोग करेंगे। ये तो हो गया इसका प्रयोग। अब देखते हैं विश का प्रयोग, कि विश का प्रयोग कहां करते हैं। इट इज यूज ओनली टू विश एंड कॉन्ग्रेचुलेट टू एनीवन, अदरवाइज नो। यानी कि विश का यूज केवल और केवल एकमात्र दो कंडीशन के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला, किसी को विश करना हो तो, दूसरा, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना हो, किसी को बधाई देनी हो तो। इसके अलावा विश का प्रयोग नहीं करेंगे किसी भी ऑप्टेड फीलिंग के अंदर। यानी कि मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं, जैसे इच्छा, कामना, दया, करुणा, अभिशाप, दुआ, प्रार्थना, आशीर्वाद, शुभकामनाएं, ये सभी के लिए हम ऑप्टेड का यूज करते हैं। इन सब के लिए मे का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो विश होगा वो केवल शुभकामनाओं के लिए ही प्रयोग किया जाएगा, बधाई के लिए प्रयोग किया जाएगा, अदरवाइज हम उसको यूज नहीं करेंगे। बाकी सब के लिए हम मे का प्रयोग करेंगे। आगे आपको समझ अच्छी तरह से? चलिए आगे देखते हैं। इसका प्रयोग केवल शुभकामनाओं, बधाई देने हेतु किया जाता है, अन्य जगह नहीं। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट भगवान नहीं होता है। विश का प्रयोग वाक्य में प्रथम स्थान पे किया जाता है। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं होता है। भगवान कभी भी सब्जेक्ट के तौर पे काम नहीं करता है। तो उस कंडीशन में विश का प्रयोग करते हैं। और मे का तो आपको बता ही दिया मे का मैंने आपको बता ही दिया था कि मे का यूज हम हमेशा जब भगवान शब्द आ जाए और भगवान शब्द खुद कर्ता के तौर पे काम करता हो तो उस कंडीशन में मे का यूज करते हैं। अब आप देखिए स्ट्रक्चर, यानी इसका जो रचना तंत्र होता है उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है कि जब भी हम अगर मान लीजिए मे से जुड़ा सेंटेंस बना रहे हैं या मे से जुड़ा सेंटेंस ऑप्टेट कर रहे हैं तो उसका ट्रांसलेशन का पैटर्न क्या होगा वो आपको समझना है। क्योंकि हमारा मेन जो सेंट्रल आइडियाज है आज का जो कंसेप्ट है वो यही है कि हमें ट्रांसलेशन करना सीखना है। तो इसके लिए आपको पैटर्न आना चाहिए और मैं आपको पैटर्न आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले मे का प्रयोग करेंगे, इसके बाद गॉड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करेंगे। ये तो हो गया इसका सिंपल पैटर्न। मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले मे का यूज होगा, उसके बाद आपको गॉड का यूज करना है, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट यूज करोगे एंड देन आफ्टर एक्सक्लेमेशन मार्क। इफ सब्जेक्ट इज गॉड, ये कब प्रयोग करना है? जब सब्जेक्ट खुद गॉड होता हो, खुद भगवान होता हो, यानी कि भगवान खुद सब्जेक्ट बन के काम कर रहा हो, तब आपको ऐसा यूज करना है। लेकिन जब सब्जेक्ट खुद भगवान नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या यूज करोगे? मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इन दोनों में एक ही फर्क है कि हमने गॉड की जगह सब्जेक्ट लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि यहां भगवान काम नहीं कर रहा है। भगवान काम करता है तो गॉड लगा देना और भगवान काम नहीं करता तो यहां पर सब्जेक्ट लगा देना है। बस दैट्स ऑल। हो गया आपका टॉपिक और पैटर्न क्लियर। ये तो हो गया मे का पैटर्न। लेकिन मान लीजिए आप विश को ऑप्टेट कर रहे हैं तो विश का कैसे यूज करोगे? उसके लिए आपको सबसे पहले विश का प्रयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगा के और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना है जब आप विश से जुड़ा ऑप्टेड सेंटेंस बना रहे हो या उसको ट्रांसलेट कर रहे हो। आई होप अंडरस्टैंड बेटर। इज दैट क्लियर? ओके, आगे देखिए। अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल। क्योंकि देखो हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, यूजेस पढ़ लिया, जब तक आप एग्जाम्पल नहीं पढ़ोगे तब तक आपको अच्छी तरह से ये चीज समझ नहीं आएगी। अब एग्जाम्पल देखिए, जब खुद भगवान सब्जेक्ट होता है या नहीं होता है, मैं दोनों चीज क्लियर कर देता हूं। देखिए, मे गॉड गिव यू सक्सेस इन लाइफ, भगवान आपको जीवन में सफलताएं दे। तो यहां देख रहे हैं इस सेंटेंस में भगवान खुद काम कर रहा है, यानी कि भगवान खुद सब्जेक्ट है, करता है। जब भगवान खुद सब्जेक्ट है तो फिर हम भगवान को ही सब्जेक्ट बनाएंगे। तो पहले स्थान पे मे का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा पैटर्न ही बोलता है कि पहले आपको मे को लेके आना है। अब जबकि यहां पे भगवान सब्जेक्ट है तो फिर गॉड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इसमें है सफलता देना यानी कि गिव, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा यू, इसको रिवर्स कर देंगे पीछे से, सक्सेस यानी सफलता कहां पे? इन लाइफ, जीवन में, और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दिया। देखिए, सबसे पहले मे का प्रयोग करना है, फिर गॉड का प्रयोग करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के सेंटेंस को पीछे से रिवर्स मार देना आपको, जो कि हम पिछले 4 टॉपिक से यही करते आ रहे हैं। हमको पीछे को रिवर्स कर देना है, उसके बाद ऑटोमेटिक सेंटेंस बन जाएगा। तो ये तो एग्जांपल हो गया जब सब्जेक्ट खुद भगवान हो। लेकिन जब सब्जेक्ट भगवान नहीं हो तो उसका एग्जाम्पल देखिए। भगवान करे आपको जीवन में सफलताएं मिले, भगवान करे कि आपको जीवन में सफलताएं मिले। यहां पे भगवान का कोई रोल ही नहीं है, भगवान कोई सब्जेक्ट नहीं है। यहां पे हम भगवान को सब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं। तो नहीं बना रहे ना, तो फिर भगवान को आप सब्जेक्ट भी नहीं बनाओगे।
सबसे पहले मे का प्रयोग करोगे रूल्स के हिसाब से, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लेके आना है। किसको सफलता मिले? आपको सफलता मिले। किसको? आपको। आप कौन? सब्जेक्ट। यू सब्जेक्ट हो गया। गेट का मतलब मिलना, सफलता मिलना, गेट सक्सेस, पीछे से रिवर्स कर दिया इन लाइफ। इन दोनों सेंटेंस में केवल एक डिफरेंस था, हमने गॉड की जगह यू का प्रयोग कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भगवान नहीं था। आई होप अंडरस्टैंड बेटर। ओके, इसके बाद देखिए अगला एग्जाम्पल विश के अनुसार, क्योंकि ये तो मे का हो गया, अब मैं इसको विश के साथ समझाता हूं। आपको जीवन की सॉरी आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। ठीक है ना? हम किसी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं। यहां कोई भगवान का रोल नहीं है, ना भगवान कर रहा है ना भगवान का रोल है। हम डायरेक्टली किसी को हमारी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो हमने पहले स्थान पे विश का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे जिसको हम कर रहे हैं, यू। विश यू हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे यानी कि ये डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? उसको, फीलिंग्स को, जिसके लिए वो उसको शेयर कर रहा है। और पीछे हम लगा देंगे सिंबल ऑफ इंट्रोगेशन, सॉरी सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। आई होप अंडरस्टैंड बेटर। इज दैट क्लियर? नो एनी डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सिंपल ऑप्टेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम कुछ सेंटेंस सिंपल लेंगे और उसको ऑप्टेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका डाउट भी क्लियर होगा और आपको ट्रांसलेशन बनाना भी आएगा। तो चलिए देखते हैं। हमारे सामने एक सीट है, उसको बड़े ध्यान से देखना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे और उसके बाद विश का प्रयोग करेंगे। चूंकि आपको पता है कि मे का प्रयोग कहां करते हैं और विश का प्रयोग कहां करते हैं। ठीक है ना? देखिए, हमने पहले हेडिंग बनाई है। मे के लिए हेडिंग बता रहा हूं मैं आपको। मे के लिए हेडिंग है जब खुद भगवान सब्जेक्ट हो और जब भगवान सब्जेक्ट ना हो। ये दो हेडिंग हो गई। तो मैं इन दोनों हेडिंग के आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा। इसके बाद देखिए कि विश। विश तो आपको पता है केवल और केवल शुभकामनाओं के लिए ही प्रयोग किया जाता है, तो इसकी हेडिंग ओनली फॉर एक ही बनेगी। तो पहले मैं आपको सारे विश के एग्जाम्पल समझाता हूं कि हम विश का प्रयोग कहां कहां कर सकते हैं, कैसे कैसे करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, देखिए आप, मैं एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको समझाता हूं। थोड़ा इसको डीप कर लेता हूं। देखिए पहला एग्जाम्पल है, परीक्षा में सफलता की बधाइयां। हम डायरेक्टली हमारी फीलिंग्स किसी को शेयर कर रहे हैं, तो डायरेक्टली कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। किसी को बधाई दे रहे हैं ना, तो बधाई के लिए, शुभकामनाओं के लिए मैंने आपको शुरू से एक चीज समझाई है, विश का प्रयोग करना है। विश किसको? हम किसी और को दे रहे हैं, यू। यहां पे सब्जेक्ट छुपा हुआ है, यू को पहचानना है। विश यू किस चीज की? मैन वर्ब लेके आओ, फर्स्ट फॉर्म लेके आओ, सक्सेस की। किसमें? इन एग्जाम, परीक्षा में। पीछे इसको रिवर्स कर दो, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो। इज दैट क्लियर? दूसरा एग्जांपल देखिए, शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं। जाहिर सी बात हम किसी और को कर रहे हैं। आपको, अजी हां आपको, आपको शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं, ऐसे बोलेंगे ना आपको। तो जरूरी थोड़ी मैं आपको बोलूं मुबारक हो सर, मुबारक हो। इसका मतलब भी यू इसमें छुपा हुआ है। यू छुपा हुआ है तो यू को आपको सब्जेक्ट बना के निकालना है बाहर। एग्जांपल देखिए, विश यू, विश यू, क्योंकि हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। विश यू हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। शुभकामनाएं हैप्पी, सालगिरह की वेडिंग एनिवर्सरी। इज दैट क्लियर? एग्जांपल देखिए अगला, जन्मदिन की शुभकामनाएं। अब मैं ऐसा ही बोल सकता हूं, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। और जाहिर सी बात है मैं किसी और को कर रहा हूं, मैं आपको कर रहा हूं। यहां पे यू छिपा हुआ है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी को शुभकामनाएं दोगे तो वहां सब्जेक्ट यू ही आना है। आप, हम नहीं लगा सकते मुझे शादी की शुभकामनाएं, बधाइयां। मैं अपने आप को नहीं दे सकता, मैं सेकंड पर्सन को दूंगा। और सेकंड पर्सन के तौर पे यहां पे यू का प्रयोग होगा, और यू हमेशा हिडन होगा। जरूर नहीं हिडन हो, मैं बोल भी सकता हूं, मैं नहीं बोल सकता हूं। मैं बोलूंगा तो भी मुझे यू का प्रयोग करना है, मैं नहीं बोलता हूं तो भी मुझे यू का प्रयोग करना है। लेकिन याद रखिएगा, जब विश के द्वारा आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो तो आपको विश के बाद में यू का प्रयोग करना है। विश यू किसकी? जन्मदिन की शुभकामनाएं, हैप्पी वेडिंग, हैप्पी बर्थडे, सॉरी हैप्पी बर्थडे, और लास्ट में सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। इसके बाद देखिए, जीवन में सफलता की शुभकामनाएं। जीवन में सफलताओं की शुभकामनाएं। विश यू सक्सेस इन लाइफ। शुभकामनाएं दे रहे हैं तो विश सफलता की, सक्सेस जीवन में, इन लाइफ रिवर्स कर दिया और यू हमने सब्जेक्ट लगा दिया।
रूल्स के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से विश पहले स्थान पे, यू बाद में, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद पीछे से रिवर्स होना है, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे प्रीपोजिशन, चाहे कुछ भी हो. रिमेनिंग एलिमेंट्स और वर्ड्स इन द सेंटेंस विच आर रिमेनिंग एंड लेफ्ट will be used after the first form of the verb in the subject, in the sentence of wish, especially to indicate the aptitude. Is that clear? Very good. इसके बाद at the last the final sentence, शादी की शुभकामनाएं. विश यू हैप्पी मैरिज. विश यू हैप्पी मैरिज. विश रूल्स के हिसाब से, यू रूल्स के हिसाब से, हैप्पी मैरिज यानी कि शादी की शुभकामनाएं, तो शुभकामनाएं की शादी, हमने पीछे से इसको रिवर्स कर दिया, हैप्पी मैरिज, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया. आई होप आपको ये सारे के सारे एग्जांपल समझ में आ गए होंगे. एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? यस, नो प्रॉब्लम. सर, इसमें आपने बताया कि आपको मैरिज एनिवर्सरी की आप बधाई दे रहे हो, तो वहाँ पर आपकी जगह किसी का नेम भी हो सकता है ना, जैसे कोई भी नेम हो सकता है, तो उसको उस हिसाब से कैसे ट्रांसफर? नो 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 नो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम थर्ड पर्सन को यूज नहीं कर सकते. आप समझिए कोई चीज को, हमें फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन को यहां यूज नहीं करना है. राजेश को जन्मदिन की शुभकामनाएं. आपको पता है ना, हम जब किसी को शुभकामनाएं देते हैं तो बंदा हमारे सामने होना चाहिए. आप फोन पे दे रहे हो, आप लाइव दे रहे हो, कैसे भी दे रहे हो, आप डायरेक्ट दे रहे हो, मैं डायरेक्ट की बात कर रहा हूं, हम डायरेक्ट नरेशन की बात कर रहे हैं. आप इनडायरेक्ट नहीं हो, आप डायरेक्ट नरेशन हो. और जब भी डायरेक्ट नरेशन होता है तो वहां डायरेक्टली हमारा सेकंड पर्सन से इन्वॉल्वमेंट होता है, थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं होता है. मैं ऐसे नहीं बोल सकता, जैसे मान लीजिए आपका नाम है तनीषा, आपका बर्थडे है, तनीषा को जन्मदिन की शुभकामनाएं. तो तनीषा को जन्मदिन की शुभकामना आप नाम लेके बोल रहे हो, इसका मतलब तनीषा भी आपके सामने प्रेजेंट नहीं है. जब आपके सामने कोई बंदा प्रेजेंट है, डायरेक्टली आपके सामने खड़ा है, तो आप डायरेक्टली उसको बोलोगे आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं. आप नाम लेके नहीं बोल सकते, क्योंकि वो बंदा आपके सामने खड़ा है. तो फिर आपको नाम लेने की उसकी रिक्वायरमेंट कहां पर है? इसीलिए हम यहाँ पे थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे. फर्स्ट पर्सन तो हम खुद है ना, हम खुद उसको विश कर रहे हैं, तो फर्स्ट पर्सन तो आएगा नहीं. हमें डायरेक्टली उसको सेकंड पर्सन से इन्वॉल्वमेंट करना है. आई होप अंडरस्टैंड बेटर. एनी क्वेश्चन? यस. अगर हम थर्ड पर्सन को देखते हैं तो उस चीज के लिए कैसे यूज करेंगे? जैसे अगर हमारे सामने कोई नहीं है, हम किसी को कह के बोल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? एक्चुअली वो चीज यहां पे यूज नहीं हो सकती, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑप्टेटिव. ऑप्टेटिव का मीन्स होता है कि आप किसी भी पर्सन को, जो आपका रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, कोई भी है, आप उसको डायरेक्टली विश कर रहे हो. डायरेक्टली विश कर रहे हैं, इनडायरेक्टली नहीं कर रहे हैं. ध्यान रखिएगा, थर्ड पार्टी का, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट तब होता है जब हम इनडायरेक्ट बात करते हैं. क्योंकि हम तो बधाइयां दे रहे हैं ना, शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो हम डायरेक्ट देंगे ना, फोन पे देंगे, उसको लाइव देंगे, उसके सामने हम फेस टू फेस देंगे. तो जब मैं किसी को मेरे सामने फेस टू फेस कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूं, बधाई दे रहा हूं, तो मुझे थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट कहां पर है? नहीं है. थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट ऑप्टेटिव सेंटेंस में कभी हो ही नहीं सकती. इस टॉपिक में तो कभी नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारा टॉपिक डायरेक्टली कनेक्शन से रिलेटेड है. आई होप अंडरस्टैंड बेटर. देखिए, मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि यामिनी आज नहीं आई, तो मैंने पूछा मनीषा से, मनीषा आज यामिनी क्यों नहीं आई? तो मैंने पूछा किससे? मनीषा से. मैं पूछने वाला हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं. यामिनी से पूछा, यामिनी सेकंड पर्सन है. सॉरी, मैंने पूछा मनीषा से, तो मनीषा सेकंड पर्सन है. और मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? यामिनी के बारे में, जो 8% में अवेलेबल नहीं है. लेकिन बात किससे कर रहा हूं? मनीषा से. मनीषा कौन है? लिसनर. लिसनर मीन सेकंड पर्सन. मैं बात कर रहा हूं, मैं स्पीकर हूं, तो मैं बोलने वाला हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं. सुनने वाला सेकंड पर्सन है. हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है. तो ये चीजें इनडायरेक्ट स्पीच में हो सकती है, इनडायरेक्ट नरेशन में हो सकती है, लेकिन डायरेक्ट नरेशन में नहीं हो सकती. हम ऑप्टेट कर रहे हैं, ऑप्टेट का मतलब हम डायरेक्टली किसी से कनेक्टेड है, तो वहां में थर्ड पर्सन को इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है. इज दैट क्लियर? ओके, थैंक्स अ लॉट. इसके बाद हम सिंपल सेंटेंस देखेंगे मे के. अभी तक हमने विस्का देखा, अब हम इसको मे के अनुसार देखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं इसको सब्जेक्ट के तौर पे. अगर मान लीजिए भगवान खुद सब्जेक्ट है, गॉड सब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग हो रहा है, तो उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? मैं कुछ ऐसे एग्जांपल है जो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं. देखिए, भगवान आपको तरक्की दे. भगवान देगा तरक्की आपको. भगवान खुद सब्जेक्ट बन के आ रहा ना, मैं पहले स्थान पे आ गया. गॉड, क्योंकि सब्जेक्ट है गॉड इसलिए लगा दिया. सक्सेस यू, यू यहां पे ऑब्जेक्ट है, सक्सेस यहां पे वर्ब हो गई. ठीक है, आपको आगे समझ अच्छी तरह से. ये हो गया कब? जब खुद भगवान सब्जेक्ट होता है. दूसरा सेंटेंस देखिए, भगवान आपको शक्ति दे. शक्ति देने वाला कौन है? भगवान. भगवान सब्जेक्ट हो गया, तो मे गॉड गिव यू पावर, गिव ए स्ट्रेंथ.
गिव यू अलमाइटी, और लास्ट में सिंबल ऑफ इंट्रोगेशन, सॉरी सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके बाद देखिए, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। शांति कौन देगा? भगवान। तो मै गॉड योर सोल रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस, यानी कि आपकी आत्मा को, तो योर सेल शांति दे, रेस्ट इन पीस। ठीक है। इसके बाद देखिए, भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो आशीर्वाद कौन देगा? भगवान देगा। तो मे गॉड ब्लेस यू, क्योंकि देने वाला भगवान है। इन सारे सेंटेंस में हम गॉड को सब्जेक्ट बना के रिप्रेजेंट कर रहे हैं रूल्स के हिसाब से, और यू यहां पे ऑब्जेक्ट हो गया। भगवान आपकी सहायता करे। सहायता कौन करेगा? भगवान। तो भगवान यहां पे सब्जेक्ट हो गया, तो मे गॉड हेल्प यू। तो उम्मीद करता हूं ये सिंपल सेंटेंस थे, ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं, जब सब्जेक्ट के तौर पे भगवान नहीं होता है, तब हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे? तो जाहिर सी बात है, हम गॉड का प्रयोग नहीं करेंगे, उसकी जगह हम यू का प्रयोग कर देंगे। अब मैं हम यू का प्रयोग क्यों करूंगा? क्योंकि यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन का मतलब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हम जिससे बात कर रहे हैं। भगवान करे आप नर्क में जाओ, आप नर्क में जाओ, आप नर्क में जाओ, भगवान करे। मैं, वो तो पहले स्थान पे आना है। भगवान नहीं है तो सब्जेक्ट कौन है? आप खुद। खुद पे आ गया आपका सब्जेक्ट, तो यू कहां पे जाओ? गो टू हेल, गो टू हेल, नर्क में जाओ। अब देखिए, यहां मैंने गो का प्रयोग किया। क्यों किया? क्योंकि मैंने आपको रूल समझाया था शुरू में कि हमेशा ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनता है, इसलिए हम यहां पे गो का प्रयोग करेंगे। वैसे तो इसके पीछे जाओ, ये तो फ्यूचर से रिलेटेड हो गया, लेकिन हम उसके बावजूद भी फ्यूचर से इसको इंडिकेट नहीं करेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, भगवान करे आप जीवन में खुश रहो। भगवान थोड़ी खुश रहेंगे, भगवान नहीं, भगवान करे आप खुश रहो, आप। मे यू बी हैप्पी, खुश रहो इन लाइफ, जीवन में, और लास्ट में लगा दिया एक्सक्लेमेशन मार्क, सब्जेक्ट के तौर पे आप। इज दैट क्लियर? भगवान करे आपकी नौकरी प्राप्त करे, आप नौकरी प्राप्त करो, आपकी नौकरी लगे, आपकी, आप सब्जेक्ट है। मे यू गेट द जॉब, गेट फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, यू सब्जेक्ट, गेट फर्स्ट फॉर्म, और द जॉब लास्ट में सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। भगवान करे आप परीक्षा में पास हो जाओ, आप पास हो जाओ। मे यू पास इन एग्जाम, भगवान करे तुम मर जाओ। कर्स की बात आ गई, कर्स, कर्स कर रहे हैं किसी को। मे यू डाई, भगवान करे तुम मर जाओ, भगवान थोड़ी मार रहा है, नहीं मार रहा ना, तुम मर जाओ। यू डाई, यू डाई क्यों? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यू के बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। लेकिन देख रहे हैं यहां पे हम कहीं पर भी एस या ईएस नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमें लगाना ही नहीं है, क्योंकि यू सब्जेक्ट है, यू के साथ ऑलरेडी एस आता ही नहीं है। तो आई होप अंडरस्टैंड बेटर। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखते हैं आगे कि मान लीजिए ऑप्टेटिव आपका नेगेटिव आ जाए, लेकिन मैंने तो आपको समझाया था कि ऑप्टेट तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, लेकिन हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। हमारी इंग्लिश में एक बहुत बढ़िया टॉपिक है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी चीज का कर सकते हो, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो मुझे बताइएगा किस किस टॉपिक मुझे बनाना है, तो मैं आपको हर टॉपिक पे ट्रांसफॉर्मेशन का एक वीडियो बना के दिखाऊंगा। उसमें आपको इतना बेहतरीन नॉलेज मिलेगा कि आप अच्छी तरह से किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो देखिए, अब रूल्स तो बोलता है कि हम नेगेटिव नहीं बना सकते, लेकिन हम फिर भी नेगेटिव बनाएंगे। वो नेगेटिव होगा भी और नहीं भी। कैसे होगा मैं आपको आगे समझाता हूं, देखिए। नाउ वी विल स्टडी अबाउट नेगेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस, बट इट इज नॉट ग्रामेटिकल, क्योंकि ग्रामेटिकल नहीं है। जो मैं आपको स्टेप सिखाने जा रहा हूं वो केवल स्पोकन के लिहाज से है, हम इसको जनरल स्पोकन लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, बट बिहाफ द ग्रामेटिकल नॉलेज वी कांट यूज। Only we will get the way to make the sentence to maintain our spoken command, otherwise not. बस हमें हमारी spoken command को यूज करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना है, तो हमें इसको यूज करना है। अदरवाइज नेगेटिव को हमने ग्रामेटिकल स्पेस नहीं दिया है, ये ग्रामेटिकल वे से हम यूज नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? आप एग्जाम्पल, सॉरी मैं एग्जाम्पल बाद में समझाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं पैटर्न। अगर मान लीजिए आपको नेगेटिव शेड में बनाना है तो पहले पैटर्न क्या फॉलो करेंगे वो बता देता हूं। सबसे पहले आपको गॉड का प्रयोग करना है, गॉड वो पहले स्थान पे आएगा। उसके बाद फोर बीट का प्रयोग करना है। फोर बीट का वैसे जनरली मीन्स होता है मना करना या मनाही करना।
इसके बाद डेट का प्रयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर मे का प्रयोग करना है, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। और मैं ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा। देखिएगा, भगवान ना करे वह मर जाए, भगवान ना करे वह मर जाए, भगवान ना करे। गॉड पहले स्थान पे आएगा, समझाया था मैंने रूल्स के हिसाब से। फॉरबिड दूसरे स्थान पे, दैट तीसरे स्थान पे, उसके बाद वह मर जाए, वह को बोलते हैं ही। अब मान लीजिए यहां पे लेडीज हो तो सी भी लगा सकते हो आप। मर जाए तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आपको मे का प्रयोग करना है रूल्स के हिसाब से। मे फर्स्ट फॉर्म डाई, मर जाए, मरने बोलते हैं डाई। अब देखिए मैंने यहां पे मे क्यों लगाया, आपका क्वेश्चन होना चाहिए था सर आप मे क्यों लगा रहे हो। देखिए ये थोड़ा सा मॉडल से रिलेटेड हो गया, क्योंकि आपको शायद पता है मे का यूज हम कहां करते हैं। मे का यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, एक हम करते हैं इसको परमिशन के लिए। मान लीजिए आपको परमिशन लेना है या परमिशन देना है, तो उस कंडीशन में आप मे का प्रयोग कर सकते हैं एज ए मॉडल। इसी तरह से अगर आपके सामने कोई पॉसिबिलिटी है या कोई पॉसिबल टास्क है, आज बुआ जी आ सकती है, आज बरसात हो सकती है, पॉसिबिलिटी है ना, तो इस चीज को एक्शन के द्वारा परफॉर्म करने के लिए एज ए मॉडल हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इन सारे सेंटेंस में जो सारे एग्जाम्पल जो मैं आपके सामने बोल के बता रहा हूं, उनमें हर जगह पॉसिबिलिटी है। भगवान ना करे वो मर जाए, पॉसिबिलिटी है, इसलिए मे का प्रयोग कर रहे हैं। अगला सेंटेंस देखिए, भगवान ना करे वो हार जाए, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, मे का प्रयोग करेंगे। तो गॉड फॉर बिड दैट, यहां तक तो सिंपल, जैसा यूज करना है वैसे ही करना है। उसके बाद सब्जेक्ट है वह हार जाए, सी मैं लूज। भगवान ना करे मैं आपको भूल जाऊं, गॉड फॉरगेट दैट आई मे फॉरगेट यू, आई मे फॉरगेट यू। मैं आई मे मॉडल के हिसाब से, भूलना फॉरगेट आपको यू, पीछे से हमने इसको रिवर्स कर दिया। भगवान ना करे हम आपको याद करें, गॉड फॉरगेट दैट रूल्स के हिसाब से यूज करना है। हम सब्जेक्ट है, मैं मॉडल के हिसाब से आ गया, याद करें मिस यू, सबके पीछे सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना ही है, इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। आगे देखिए, भगवान ना करे हमारा देश झुके, गॉड फॉरगेट दैट हमारा देश, ध्यान रखिएगा यहां पे नेशन नाउन है और हमारा यहां पे एडजेक्टिव है, तो इनको एक साथ यूज करेंगे। हमारा देश, आवर नेशन झुके, मैं बो डाउन में झुकना। अब ये मे डाउन, सॉरी यहां पे बो डाउन का हमने यूज किया, बो डाउन का मतलब होता है फ्रेजल वर्ब। यहां पे हमने बो डाउन को एज ए फ्रेजल वर्ब यूज किया है, और मैंने एक फ्रेजल वर्ब के ऊपर करीबन 150 पेज की बुक बना रखी है, शायद मैंने 1500 फ्रेजल वर्ब यूज की है। और याद रखिए, अगर आपको वर्ब आती है, वर्ब का आपको अच्छी तरह से नॉलेज है, और आप अपनी लैंग्वेज को कमांड देना चाहते हैं, फ्लुएंसी देना चाहते हैं, अपनी लैंग्वेज को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लैंग्वेज का बहुत ही शानदार फ्लो हो, तो आपको इसके लिए मेरे द्वारा बनाएगी फ्रेजल वर्ब पढ़नी चाहिए। फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आप यहाँ इसका इंपॉर्टेंस देख भी सकते हैं। देश झुके या झुकने के लिए हमने बो डाउन को यूज किया, बो डाउन एज ए फ्रेजल वर्ब यहाँ पे यूज हुई है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एनी डाउट? यस, यू कैन आस्क मी। सर जैसा कि आपने बताया कि रूल्स में हमें सबसे पहले गॉड यूज करना है, तो गॉड तो सब्जेक्ट ही नहीं है, फिर हमें गॉड ही क्यों यूज करना है? क्योंकि हम यहाँ पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, सेंटेंस आपका नेगेटिव हो रहा है। दोनों चीज समझना आपको, सेंटेंस आपका नेगेटिव है पहली चीज, दूसरी बात हम सेंटेंस में पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, फिर भी कोई रोल नहीं है। आप समझ रहे ना मैंने क्या बोला, गॉड फॉरगिट दैट, गॉड फॉरबिड दैट, तो यहां पे गॉड का कोई रोल है भी नहीं है। आप समझिए इस चीज को, हम केवल यूज कर रहे हैं, इसका कोई मीन्स नहीं निकल रहा है, ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट तो हम बना रहे हैं। आप देखिए, वह मर जाए वह सब्जेक्ट, वह हार जाए वह सब्जेक्ट, मैं आपको भूल जाऊं मैं सब्जेक्ट, हम आपको याद करें हम सब्जेक्ट, हमारा देश सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के तौर पे हम गॉड को यूज नहीं कर रहे हैं। भगवान ना करे, केवल पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम इस वर्ड को यूज कर रहे हैं, और पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हमने गॉड फॉरगेट दैट का प्रयोग किया है। चूंकि मैंने आपको बताया था कि हम इसको एज ए ग्रामेटिकल नेगेटिव नहीं बना सकते, इसलिए हमने यहाँ पे फॉरबिड का प्रयोग किया है कि भगवान ना करे, भगवान कर भी दे तो, ना करे तो, भगवान ना करे उसका बुरा हो, है ना, भगवान ना करे, मतलब पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। और मैंने आपको बताया पॉसिबिलिटी के लिए मे का प्रयोग करते हैं, तो मे यहाँ पे एज ए मैन, सॉरी एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। आई होप अंडरस्टैंड बेटर, इज दैट क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे लास्ट एंड फाइनल कंसेप्ट, वो है काश।
शायद आपने ये वर्ड सुना हो कहीं पे, काश। जनरली हम हमारी लैंग्वेज में इस वर्ड को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हमारी लाइफ में आते हैं जहां हम काश लगा के बोलते हैं, यानी काश पहले स्थान पे आता है। और अगर ऐसे सेंटेंस आपके सामने आ जाए तो आप उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, वो चीज मैं आपके सामने क्लियर करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको काम करना है फॉर्मूले के ऊपर, क्योंकि जब तक पैटर्न और आपका फॉर्मूला क्लियर नहीं है तब तक आपको ट्रांसलेशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, इसके दो फॉर्मूले हैं, आप इसके दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। देखिए, पहला है सब्जेक्ट प्लस विश प्लस, सॉरी, सबसे पहले हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद में विश, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर, उसके बाद में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद आपको विश का प्रयोग करना है, और उसके बाद फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको वर लगाना है, और फिर उसके बाद में आपको रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लगाना है। अब देखिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि सर सब्जेक्ट सब्जेक्ट दो बार क्यों आ गया? सब्जेक्ट सब्जेक्ट दो बार क्यों आ गया? तो मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअल में हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है ऑप्टेट, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसकी हेडिंग क्या है? काश। काश का मतलब ये एक खुद कंप्लीट सेंटेंस है। ये जो वर्ड है ना, ये आपको एक सिंगल वर्ड दिख रहा है, जबकि ये रियलिटी में एक बहुत बड़ा कंपाउंड मिक्स्ड वर्ड सेंटेंस है। ये एक अपने आप में सेंटेंस है। चूंकि हमें इसको ऑप्टेट करना है तो इसके पीछे हम सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। जैसे ये काश, अब काश की इंग्लिश क्या होती है? वुड दैट। काश की इंग्लिश क्या होती है? वुड दैट। इज दैट क्लियर? काश की स्पेलिंग क्या होती है? वुड दैट। तो ये सेंटेंस यहीं पे समाप्त हो गया। ये सेंटेंस आपका यहीं पे समाप्त हो गया। इसका मतलब ये सब्जेक्ट है। मैंने आपके सामने पहले क्या बोला? सब्जेक्ट, उसके बाद में विश का प्रयोग करना है। हाँ, तो वो तो करना ही करना है, उसमें कोई इश्यू ही नहीं है। लेकिन हमें सब्जेक्ट और विश को दिखाने के लिए एक साथ हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वुड दैट। वो सब्जेक्ट का और विश का दोनों का एक साथ काम करेगा। पहली बात तो ये। दूसरा, अब दूसरा सेंटेंस जो हमारे सामने रियलिटी में है, जैसे काश मैं अमीर होता, मैं अमीर होता, तो ये कंप्लीट एक अलग सेंटेंस हो गया। खास एक अलग सेंटेंस हो गया। तो इस खास की इंग्लिश बनाने के लिए वुड दैट, तो एक सेंटेंस हो गया। तो वुड दैट एज ए सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाऊं, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। खास में अमीर होता, तो खास एक सेंटेंस हो गया, कंप्लीट सेंटेंस हो गया। तो खास की इंग्लिश होगी वुड दैट। वुड दैट, ये वुड दैट की ये स्पेलिंग भी हो गई, इसका मीनिंग्स भी हो गया, साथ में ये सब्जेक्ट और विश की जगह आ गया। यानी इसने सब्जेक्ट की विश की दोनों की जगह एक साथ ले ली यहां पे। इज दैट क्लियर? दूसरा देखिए, मैं अमीर होता, मैं आई, अमीर होता, होते की इंग्लिश होती है वर। देखिए, यहां पास्ट कंटिन्यूस टेंस का कोई रोल नहीं है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का कोई रोल नहीं है। हम उस वाज वर्ब को यहां नहीं याद कर रहे हैं, या यहां पे वर ना, ये एक मॉडल से रिलेटेड वर्ड है, ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मैं फिर आपके साथ रिपीट कर रहा हूं, वर्ब को आपको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी वर्ड है। तो पॉसिबिलिटी वर्ड के लिए हमने वर्ड का प्रयोग किया क्योंकि ये चीज पास्ट की थी। काश में अमीर होता, ये पास्ट की बात है, इसलिए मैं इसको वर के द्वारा एक्सपोज कर रहा हूं। लेकिन वर यहां पे एज ए मॉडल और एज ए पॉसिबिलिटी सिचुएशन को दिखाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो आई वर, मैं होता, रिच का मतलब अमीर, तो यहां मैंने पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया है। काश हम इंसान होते, वुड दैट, वुड दैट वी वर ह्यूमंस। यहां पे हमने दैट को दो बार यूज कर दिया, सॉरी दैट गाइस, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया हमारे कंप्यूटर टाइपिंग की वजह से, तो थोड़ा सा इसको यूज नहीं करना दैट को। सेंटेंस देखिएगा, काश हम इंसान होते, हम, वी, इंसान होते, होते की इंग्लिश वर, इंसान ह्यूमंस, और लास्ट में लगा दिया हमने सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, और शुरू में क्या लगा है? वुड दैट। इसके बाद देखिए, काश तुम जिम्मेदार होते तो आज ऐसी घटना नहीं होती। काश, वुड दैट, तुम, यू, होते वर, जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल, और लास्ट में लगा दिया हमने सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। काश वो खुश होती तो आज मेरी जिंदगी में होती। वुड दैट, काश, वुड दैट, वह खुश होती, वह सी होती, वर ग्लेड, हैप्पी, ग्लेड मीन्स हैप्पी, और लास्ट में लगा दिया सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। काश वो ईमानदार होता, वुड दैट
वह ईमानदार होता, वह ही होता वर एंड ऑनेस्ट, सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक थोड़ा लेंथी था, लेकिन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट है तो आप हमारे से शेयर कर सकते हैं, हम आपकी हर प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।